नमस्कार। आज मैं आपको लखनऊ में पुलिस के गुड वर्क के बारे में, एक साहसिक घटना के बारे में बताऊंगा, जिसका आरंभ जब मैं एसटीएफ में था तभी हो चुका था। जैसा कि मैंने पहले के पार्ट्स में आपको बताया है कि उत्तर प्रदेश में आतंकवादी घटनाएं उस समय एक के बाद एक होती जा रही थीं और बिल्कुल हद तब हो गई जब 14 अगस्त बटे 15 अगस्त की रात में 2002 में उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में बम विस्फोट हुए, चाहे वो आगरा हो, फैज़ाबाद हो, बाराबंकी हो, कानपुर नगर हो, या फिर 15 अगस्त को लगभग उसी समय जब 15 अगस्त के कार्यक्रम समाप्त हुए थे और माननीय मुख्यमंत्री और महामहिम राज्यपाल कार्यक्रम स्थल से निकल के जा चुके थे, उसके 1-1.5 मिनट बाद ही सहकारिता भवन में एक ज़बरदस्त बम ब्लास्ट हुआ था। सारी एजेंसीज़ के लिए ये बहुत ही ख़तरनाक संकेत थे। एग्जीक्यूट करने वाले लोगों को गिरफ़्तार किया गया, जिन्होंने ट्रेनिंग की थी, जिन्होंने टाइमर डिवाइस के बारे में ट्रेनिंग ली थी, टाइमर डिवाइस के साथ विस्फोटक लगाया था। लेकिन इसके पीछे जो कारण था वो बहुत अलग था और उसकी शुरुआत 24 दिसंबर 1999 को हुई थी, जब काठमांडू से इंडियन एयरलाइंस का IC 814 विमान, यात्री विमान उड़ा था और उसका आतंकवादियों ने अपहरण कर लिया। अफ़गानिस्तान के कंदहार एयरपोर्ट पे उसे ले जाकर उतार दिया और फिर केंद्र सरकार के लेवल पे नेगोशिएशन हुआ और उसमें भारत में बंद 3 कुख्यात आतंकवादियों को छोड़ने के बदले में ही हमारे वो सारे यात्री, जो भारतीय यात्री शामिल उसमें बैठे हुए थे इंडियन एयरलाइंस की उस फ्लाइट में, वो अपने घर को वापस आ सके। मौलाना मसूद अजहर भी उन 3 आतंकवादियों में था जिसको छोड़ा गया था। मसूद अजहर की जो बैकग्राउंड थी वो भी उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई थी, यानी जब वो जेल में था, दिल्ली में कुछ विदेशी पर्यटकों की किडनैपिंग हुई। किडनैपिंग करके उन्हें सहारनपुर में ला के रखा गया। गाज़ियाबाद में, साहिबाबाद में इंस्पेक्टर थे ध्रुवलाल यादव जी, बहुत ही बहादुर और कर्मठ इंस्पेक्टर था। उसने अपने लोकल इंटेलिजेंस से, दिल्ली पुलिस परेशान थी, देश की सभी एजेंसीज परेशान थीं, एक बहुत छोटे से इनपुट में कि किस टैक्सी से, किस गाड़ी से, एम्बेसडर कार थी, किस गाड़ी से दिल्ली से उन लोगों को, उन विदेशियों को और उनके साथ आतंकवादियों को सहारनपुर ले जाया गया, ये उसको इनपुट मिला और वो अपने थोड़े से सिपाहियों के साथ उस ड्राइवर को लेके सहारनपुर में उस मकान तक पहुंच गया। सवेरे सवेरे की बात है। ध्रुवलाल यादव को ये अंदाज़ा नहीं था कि इतने बड़े आतंकवादी हैं और इनके पास AK-47 जैसे सोफिस्टिकेटेड वेपन भी होंगे। वो सबसे आगे थे। सीढ़ियों से चढ़ के उस कमरे में, उस दरवाजे को उन्होंने पहले आवाज़ लगाई और फिर जैसे ही उसको प्रहार करके तोड़ने की कोशिश की, पीछे से, दरवाजे के पीछे से, यानी कमरे के भीतर से AK-47 का बर्स्ट खुला और ध्रुवलाल यादव वहाँ शहीद हो गए। लेकिन उससे अपराधियों को पता लगा, उन आतंकवादियों को पता लगा, वो सभी विदेशी छुड़ा लिए गए, वहीं पर थे और आतंकवादी जिन्होंने उनको अपहरण करके कैप्टिविटी में रखा था वो सब वहाँ से भाग गए। इसी मामले में मसूद अजहर पकड़ा गया, पहले मेरठ की जेल में और उसके बाद फिर तिहाड़ में इसको रखा गया था। बहुत लंबे समय तक ये मेरठ की जेलों में रहा और 24 दिसंबर 99 को जब आतंकवादियों के बदले में यात्रियों की रिहाई हुई तो मसूद अजहर उनमें से एक था। उस समय के जो तत्कालीन पुलिस अधिकारी थे, उन लोगों ने इसके बारे में बताया कि जगह जगह घूमता था भारत में और
जहर उगलता था हर जगह। छूटने के बाद भी इसने यही किया। पाकिस्तान में जाके इसने जैश ए मोहम्मद नामक एक आतंकवादी संगठन खड़ा किया। भारत में उसके बाद से 2000 के बाद से, यानी इसके वहाँ पहुँचने के बाद 2000 से 2020 तक सारे बड़े आतंकवादी हमले जैश ए मोहम्मद के इशारे पर हुए। चाहे वो अयोध्या में राम मंदिर पर हुआ आतंकवादी हमला हो, अक्षरधाम पर हमला हो, और बहुत ढेर सारे और बड़े हमले जो आतंकवादी हुए, वो मसूद अजहर की कारस्तानी थी। मसूद अजहर के दिमाग में ये घुस गया कि अगर अब फ़्लाइट को इस तरह से हाईजैक करना जैसा IC 814 को किया गया था, वो थोड़ा मुश्किल है। अब यात्री विमानों में पर्याप्त सुविधाएं होती हैं, और उसके बाद से कोई बहुत बड़ा प्लेन हाईजैकिंग इस एशिया रीजन में नहीं हो पाया। तो उसने एक प्लान बनाया कि अगर भारतवर्ष में किसी इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल आदमी को किडनैप किया जाए तो सरकार दबाव में आएगी, और उसके बदले में बाकी लोग जो हमारे जेलों में बंद हैं उनको हम रिहा करा लेंगे। बार बार इसकी कोशिश जैश ए मोहम्मद की तरफ से की गई। इंटेलिजेंस एजेंसीज़, हमारी जो केंद्रीय इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, वो इस बारे में चौकन्ना थीं। बहुत ही मजबूत तंत्र विकसित किया गया। आप जानते हैं कि IB आंतरिक सूचनाओं के आसूचनाओं के संकलन और उसको संबंधित राज्य को या संबंधित को बताने का काम करता है, और RAW वो इंटरनेशनल जो सूचनाएं हैं देश के बाहर की, दूसरे देशों में जो घटित होती हैं, वो उसकी सूचनाएं देता है। सही मायने में मैं IB या रॉ के उन सभी ग्राउंड पे तैनात लोगों को, जो इंडिविजुअल, चाहे वो कांस्टेबल स्तर के हों, हेड कांस्टेबल हों, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर से सीनियर अफसर, मैं उनको सलाम करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं कि उनकी बदौलत उनकी जान भी चली जाती है तो किसी ऑपरेशन में तो हम आप जान नहीं पाते हैं, हमें बताया नहीं जाता है, क्योंकि ये इंटरनेशनल रिलेशंस को अफेक्ट करता है, इसलिए हमें उसकी जानकारी नहीं हो पाती है। उन्हीं लोगों की बदौलत आज हम सुरक्षित हैं। और 2000 से लेकर 2020 तक जितनी बड़े आतंकवादियों के साथ जितने बड़े एनकाउंटर हुए हैं, जिनमें आतंकवादी मारे गए हैं, वो इन्हीं दोनों एजेंसियों के तालमेल और इन्हीं दोनों एजेंसियों के कठिन परिश्रम की वजह से ये रिजल्ट्स हमको मिले हैं। जब इन दोनों एजेंसियों के प्रमुखों या उनके में आपस में बहुत अच्छा तालमेल हुआ है, कोई भी आतंकवादी घटना या कोई भी विदेशी ताकत जो भारत के भीतर डिस्टर्बेंस पैदा करना चाहती है, उथल पुथल करना चाहती है, वो कभी कामयाब नहीं हुई और न होगी। ये इनपुट्स बार बार मिल रहे थे कि जो VVIPs या VIPs उत्तर प्रदेश में अलग अलग संबंध में, चाहे वो इलेक्शन के कैंपेन के सिलसिले में हो, चाहे वो किसी विज़िट के सिलसिले में हो, उन पे पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था रखी जाए, और रखी भी जा रही थी। ये वही दौर है जिसके बाद से VIPs और VVIPs की सुरक्षा ब्लैक कैट, कमांडो, SPG, NSG इन सबको सुपुर्द की गई थी, और ये माना जाता था कि इनमें से कोई भी फंक्शनरी, चाहे उस समय के प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, किसी राजनीतिक दल के बड़े नेता, और उस समय 2000, 2001, 2002 में विश्व हिंदू परिषद के बड़े नेता, वो ऐसे आदमी को जिसमें अचानक पब्लिक में उबाल आ जाए और सरकार को मजबूरन हमारे आदमियों को छोड़ना पड़े, ऐसी करीब 30 आतंकवादियों की या 35 आतंकवादियों की सूची जो पहले भी और तत्समय उस समय जब इंडियन एयरलाइंस के विमान को कंदहार में बंधक बनाया गया था, उस समय समाचार पत्रों में तमाम ऐसे लोगों की
सूचियां या संख्या प्रकाशित हुई थी जो भारत की जेलों में बंद हैं, जिनको छुड़ाने का प्रयास हमेशा आतंकवादी संगठन पाकिस्तान से करते आए हैं। इसी क्रम में उन्होंने अपने ट्रेंड लोगों को उन्हें ये बता के कि फ़लाँ नेता इस तरह से भाषण करके नीचे उतरता है और इस तरह से चला जाता है, फ़लाँ नेता इतनी गाड़ियाँ होती हैं। उनका पर्पसफुल ये था कि किसी भी तरह से उनको बीच में ही, चाहे वो जनसभा में, चाहे वो जनसभा के बाहर, चाहे उनके घर में, कैसे भी उन्हें आप अगर थोड़ी देर के लिए अपनी कैप्टिविटी में रखते हैं तो सरकार दबाव में आके हमारे लोगों को छोड़ेगी। जिनको वो छुड़ाना चाहते थे उनमें से एक महिला भी थी, आयशा नाम की है, आतंकवादियों के संगठन से इसका ताल्लुक़ है। और जब काठमांडू से IC 814 की उड़ान भरी थी और उसके बाद लोग छूट के आ गए थे, तो सभी एजेंसियों ने ऐसे लोगों की जिन्होंने इसको इनमें सहयोग दिया था, इस विमान के अपहरण में, उनकी तलाश हुई थी। उनमें से एक ये भी महिला थी जिसको बाद में मुंबई पुलिस पकड़ के ले गई थी, संभवतः मुंबई की किसी जेल में बंद होगी। उसको भी छुड़ाना उस समय 2000-2001 में जैश ए मोहम्मद के टारगेट पे था। इसके अलावा बहुत बड़ी संख्या में जो यहाँ लोग बंद हैं, जो यहाँ पर गैर कानूनी काम करने के लिए, विघटनकारी कार्य करने के लिए यहाँ आए और एजेंसीज़ ने, स्टेट की पुलिस ने, बाकी लोगों ने इन्हें पकड़ा। इनका ट्रायल हो रहा है और कहीं कहीं हो गया है और सज़ा अपनी भारत की जेलों में भुगत रहे हैं। ऐसे ही एक मॉड्यूल का पता लगा था 2000 में, और 2000 में बंगाल के बॉर्डर से क्रॉस करते समय कुछ लोगों को पकड़ा गया। उनके पास से कुछ आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई। उसको धीरे धीरे डेवलप किया गया। ये काम उत्तर प्रदेश की STF को दिया गया कि उसको धीरे धीरे डेवलप करें, और डेवलप भी किया गया। उसमें तमाम नंबर थे, कुछ नंबर उसमें भारतीय एंड के थे। उसको बहुत ही पेशेंस का काम है, बहुत एकाग्रचित्त हो के, बहुत हड़बड़ी का काम नहीं था। वो सालों लगे इसमें उसको डेवलप करने में। और 18 अप्रैल 2001 को गोमती नगर के विभूति खंड में आतंकवादियों से बहुत ही भीषण मुठभेड़ हुई। STF थी, बाकी इंटेलिजेंस की एजेंसीज थीं, लोकल पुलिस थी, और इसमें 3 आतंकवादी मारे गए। पहले से ही हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने उनके बारे में, उनका ब्यौरा, उनकी फ़ोटो, ये सब दे रखी थी और उनको लगातार ट्रेल कर रहे थे। हम उत्तर प्रदेश में STF ने बॉर्डर के ज़िलों से जो पार करने के रास्ते हैं उन पे सब चेकिंग लगा रखी थी। और वो चूहे बिल्ली का जैसे खेल होता है, कभी वो आगे कभी हम आगे, लेकिन कोशिश जारी थी। अल्टीमेटली 18 अप्रैल को हम इसमें सक्सेसफुल हुए और गोमती नगर में ये 3 आतंकवादी मारे गए। इनके पास से जो हथियार बरामद हुए उनमें एक AK-47, एक AK-56, मैगज़ीन्स, कारतूस, 9mm कार्बाइन, ग्रेनेड लॉन्चर, 10 ग्रेनेड, 9mm की 10वीं पिस्टल, ये सब इनके पास बरामद हुए। और बहुत देर तक इन्होंने लोहा लिया STF के जवानों से, और भी जो पुलिस के लोग थे वहाँ पर, उनसे। ये भोर में करीबन 3:15 बजे ये मुठभेड़ हुई थी। बाद में इनकी पहचान हुई जब, तो ये तीनों ही पाकिस्तान के बाशिंदे निकले, पाकिस्तान के रहने वाले निकले। उनमें से एक था सलीम उर्फ बाबर उर्फ उज़ैफ़ा सन ऑफ मोहम्मद बरकत। ये रहने वाला काजी पट्टी शिकारपुर डिवीज़न का था, ज़िला सक्कार, सिंध, पाकिस्तान। दूसरा था राशिद उर्फ पप्पू उर्फ फैज़ान सन ऑफ फारूक अली उर्फ फरजंद अली,
रेजिडेंट ऑफ मकान नंबर 7, स्कूल रोड, शरीफ पार्क, बेगमपुरा, लाहौर। तीसरा सज्जाद उर्फ तलहा उर्फ सनी उर्फ नूर मोहम्मद, मोहल्ला घंटाघर, थाना ए सेक्शन, शहर सक्कार, सिंध, पाकिस्तान। इनके पास से डायरियाँ मिली, इनके पास से कुछ कागजात मिले, इनके पास से वो सूची मिली जो इनको असलहों की जो इन्हें लेके भारत में प्रवेश करना था, और इन्हें घूम घूम के ये पता करना था कि वो जो टारगेट इनके हेडक्वार्टर से, जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर से मिलता, कि उसे किस तरह से अपने कब्जे में करके उसका अपहरण करके अपने जो बंद लोग हैं उनको छुड़ाने का काम ये लोग करते। उस समय के अखबारों में जो उस समय प्रेस में, समाचार पत्रों में या उसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उतना जोर नहीं था। समाचार पत्र बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में लोग पढ़ते थे। उन सब में इसके बारे में स्टोरी उनसे पटा पड़ा हुआ है, रंगा पड़ा हुआ है। फिर इनको लोकल सपोर्ट देने वाले लोगों को ढूंढा गया, और ये पूरी कार्रवाई करीब करीब 6 महीने तक इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के माध्यम से हम लोग चलाते रहे, और धीरे धीरे करके इस पूरे रिंग को, इस पूरे सेल को यहाँ बर्स्ट किया गया। तमाम जो VIPs जिनको इन्होंने टारगेट कर रखा था, इनका नाम लेना यहाँ उचित नहीं है। हालांकि ये जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं ये पब्लिक डोमेन में थी उस समय। इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं जिनको शेयर इस प्लेटफॉर्म पे नहीं किया जा सकता, लेकिन ये बताना ज़रूरी है कि कितनी कुत्सित मानसिकता से और भारत के विरुद्ध प्रचार करने वाले ये संगठन, और किस तरह से टारगेट कर रहे थे, किसको किसको टारगेट कर रहे थे, क्या उनके दिमाग में था। एक कंदहार की हाईजैकिंग के बाद उनका मन कितना बढ़ गया था। यही नहीं, ये तो 2001 में ये 3 मारे गए थे। इसके अलावा जब जब इन्होंने कोशिश की वहाँ से, तो अब तो यहाँ पहुँचने की नौबत ही नहीं आती कि वो उत्तर प्रदेश की सीमा में दाखिल भी हो पाएँ। सीमा में ही हमारी फ़ौजें, हमारे अर्धसैनिक बल जिस स्टेट से घुसने का प्रयास करते हैं, वहाँ की लोकल पुलिस, ये सब उनको न्यूट्रलाइज़ कर लेते हैं। लेकिन मैं जिक्र उस दौर का कर रहा हूँ जो पुलिस के लिए, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के लिए बहुत ख़राब दौर था। इन लोगों की मोडस ऑपरेंडी जो पिछले 2 साल से फॉलो की जा रही थी, कि कोई एक लोकल आदमी इन्होंने सेट किया जिसको पाकिस्तान में ट्रेंड किया गया, और वहाँ से वापस इसे भेज दिया गया। यहाँ पर वो रहने के लिए, उन लोगों के रहने के लिए किराए का मकान ढूंढता था, और ये बताता था कि मेरे भाई लोग हैं जो नौकरी की तलाश में यहाँ आए हैं। ज़्यादातर ये जो सरकारी योजनाएं हैं इनका नाम लिया करते थे, जैसे पल्स पोलियो का उस समय अभियान चल रहा था कि पल्स पोलियो के अधिकारी लोग आए हैं जो गांव-गांव में इसका प्रचार करेंगे, और बहुत शॉर्ट टर्म के लिए 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के लिए वो कोशिश करते थे उन्हें किराए का मकान मिल जाए। वो उस समय मोबाइल फ़ोन पे बहुत कम बात किया करते थे। ज़्यादातर बातें वो जो चैट मैसेंजर्स हुआ करते थे, उस समय तो इंडिविजुअल मोबाइल से इस तरह के चैट नहीं होते थे, लेकिन इस्तेमाल करते थे ये साइबर कैफ़े का। जगह जगह साइबर कैफ़े खुले हुए थे, साइबर कैफ़े के माध्यम से ही ये उनको स्पष्ट निर्देश थे कि आप किस नाम से बात करेंगे, किस आईडी से बात करेंगे, क्या क्या बात करेंगे, ताकि एजेंसीज़ उनको इंटरसेप्ट न कर सकें। लेकिन भारतीय एजेंसीज़ ने ऐसे बहुत ढेर सारे लोगों को इंटरसेप्ट किया और ऐसे बहुत ढेर सारे स्लीपिंग मॉड्यूल्स को ध्वस्त किया। मकान ले लेते थे, मकान लेने के बाद उनको फिर उनके हैंडलर जो होते हैं वो उनको चेक करते थे कि ये कहीं किसी पुलिस वाले के संपर्क में तो नहीं है, ये क्रॉस तो नहीं कर रहा है। फिर वो पैसा मांगता था कि साहब मुझे इतने पैसे की ज़रूरत है, इतने दिनों से खाने का पैसा नहीं दिया गया है, या हमने जो मकान तय किया है किराए के लिए उसमें मकान मालिक इतना एडवांस मांग रहा है।
वो पैसा भी उनको डिलीवर किया जाता था। ज़्यादातर दिल्ली में जो जम्मू कश्मीर से जो ट्रकें आती थीं फल को लेके, उसमें कोई आदमी लेके आता था पैसा। फर्स्ट फेज़ में उनको पैसा डिलीवर किया जाता था। फिर उसकी एक्टिविटी को वॉच करते थे, तरह तरह के सवाल उससे पूछते थे कि यहाँ क्या देखा, वहाँ क्या देखा। किसी वीआईपी के मूवमेंट के बारे में उससे पूछते थे कि इनकी सभा कहाँ हुई थी। तो अगर वो अटेंटिव है तो सही सही बता पाएगा, अन्यथा वो उस पर विश्वास करना कम कर देते थे और उसकी जगह पे किसी दूसरे आदमी को दूसरे मॉड्यूल के लिए भेजते थे। ये भी कोशिश करते थे कि ठीक है, हम इस पे अविश्वास कर रहे हैं या हमारा काम सही से नहीं कर रहा है, लेकिन उसको नाराज़ नहीं करते थे कि वो जाके और किसी पुलिस वाले को या किसी स्थानीय व्यक्ति को ये बता दे कि साहब फलां लोग हैं जो इस आईडी से चैट करते हैं या इस तरह से हमसे काम कराने की बात करते हैं। तो वो भी नहीं करते थे, उससे धीरे धीरे बात करते रहते थे। कभी कभी उसे ज़रूरत में पैसे भेजते थे और दूसरे आदमियों को वहाँ भेज देते थे। प्रदेश के अलग अलग शहरों में ऐसे उस समय 4 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए थे जो समय समय में पैसा लेकर, जिन्होंने किराए के लिए कमरे या मकान की व्यवस्था कर रखी थी, आने वाले लोगों के नाम से कैसे वो वोटर आई कार्ड बनवाते हैं, वो आई कार्ड की व्यवस्था ये पहले से करके रखते थे कि आते ही पहला काम करेंगे, इनको वोटर आई कार्ड उसी पते पर जहाँ किराए का मकान लिया गया है उसी पते पर वो बनवा लिया करते थे। उस समय आधार था नहीं, इसलिए बहुत ज़्यादा क्रॉस चेक करने का स्कोप नहीं था। लोकल लेवल पे लोगों से बातचीत करके कुछ उन्हें पैसे देके और वो इस तरह के कार्ड बनवा लिया करते थे। फिर उसके बाद अगले स्टेप में जब वो लोग आ जाते थे तो उनका एक बैंक अकाउंट खुलवाते थे। इस बीच में वो आसपास के लोगों से बहुत ज़्यादा मेल जोल नहीं करते थे। पास की मार्केट में या साइबर कैफ़े वाले से मेल जोल बढ़ा लिया करते थे। तो उनको इंट्रोड्यूस करा के बैंक में अकाउंट खुलवा लेते थे, ताकि कल को अगर अपनी राष्ट्रीयता के बारे में, अपनी पहचान के बारे में कोई उनसे कुछ पूछे तो ये कागजात वो उसको दिखा सकें। इस कवर में वो यहाँ पर ऑपरेट करते रहे। ये ऐसा होता रहा लगभग 2005 तक। 2005 के बाद फिर इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने पूरे देश में ऐसे लोगों को चिन्हित करके और इनके विरुद्ध कार्रवाई करनी शुरू कर दी। तो फिर ये इस तरह के मॉड्यूल बंद हो गए और उन्होंने अपना जैसे मोहम्मद ने या ISI ने अपना पैटर्न बदला कि वो अब अपने आदमियों को नहीं भेजते थे। अब उन्होंने लोकल लोगों को ही वहाँ बुला के ट्रेंड करके और उनके स्लीपिंग मॉड्यूल्स तैयार किए। 2004 के बाद का ये डेवलपमेंट रहा कि, और उसी के बाद से ये स्लीपिंग मॉड्यूल्स की बात हुई कि बड़ी संख्या में लड़कों को लालच देकर, उन्हें पैसा देकर, उन्हें सब जवाब दिखा के और उन्हें धर्म के नाम पे बहका के उन्हें बांग्लादेश या नेपाल के माध्यम से पाकिस्तान ले जाना। 21 दिन की, 27 दिन की या 35 दिन की जो ट्रेनिंग उनकी अलग अलग स्किल्स की होती थी वो देना और उन्हें वापस अपनी जगह पर स्थापित करा देना। वो पूछते भी थे कि भाई क्या हमें काम है, मेरे लिए कोई आदेश है? तो वो कहते थे जब भी कोई तुम्हारे लिए आदेश होगा हम बता देंगे। इसीलिए 2005 के बाद जो घटनाएं हुई हैं उसमें लोकल लोग उसमें इन्वॉल्व रहे। स्लीपिंग मॉड्यूल्स का वो इस्तेमाल करते रहे। जब भी उन्हें कोई आतंकवादी घटना करानी होती थी तो वो इन्हीं लोगों से कराते थे। 2005 के पहले जैसे वो पाकिस्तान में ट्रेंड किए हुए पाकिस्तानी लोगों को भेजते थे वैसा नहीं किया। जब लोकल लोगों को भी ये पता लग गया कि ये काफ़ी पैसा देते हैं, काम की कोई ज़रूरत नहीं है, तो फिर उन्होंने बड़े काम के लिए, जैसे आपका मुंबई में आतंकवादी हमला हुआ था, वो सब पाकिस्तानी लोगों को समुद्र के रास्ते भेजा गया था। इस तरह की छिटपुट घटनाएं और हुई थीं जिनमें पाकिस्तानी ही वहाँ से भेजे गए थे, जैसे मोहम्मद के ट्रेंड काडर से, जो यहाँ सुसाइडल काम कर सकें, क्योंकि सुसाइडल काम वो इनसे करा नहीं पाते थे जो इनके स्लीपिंग मॉड्यूल्स हैं। काफ़ी दिनों के बाद ये उन लोगों ने अपने हेडक्वार्टर में ये तय पाया कि जब हमें बड़ा काम कराना होगा, छोटे छोटे काम के लिए हम इन स्लीपिंग मॉड्यूल्स का इस्तेमाल करेंगे जो हमारे लिए काम कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी घटना थी, पुलिस के लिए बहुत सुखद घटना थी, समय सुखद था,
कि 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों को लखनऊ में गोमती नगर के विभूति खंड में मार गिराया गया और उससे संबंधित जो नेटवर्क था उस पूरे नेटवर्क को अगले 6-8 महीनों में उसको ध्वस्त कर दिया गया। मैं एक बार फिर से अपनी सभी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को जो देश के भीतर की सुरक्षा और देश के बाहर की सुरक्षा के लिए अभिसूचना संकलित कर समय समय पे प्रदेश के सभी स्टेट्स की पुलिस को जगाते रहते हैं और सही इनपुट देते हैं और ऐसे आतंकवादियों के विरुद्ध पुलिस कार्रवाई कर पाती है, उनको प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ। आज के लिए इतना ही बहुत है। शेष अगले अंक में। धन्यवाद।